हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वाइगोत्स्कीज़ थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वाइगोत्स्की की जो आज हम करने वाले हैं। अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है, चाहे वो सीटेट हो या वो यूटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एंड फ्रेंड्स, मैंने इन तीनों पर ही हैंड रिटन नोट से वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, ताकि आपके तीनों थ्योरीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में तीनों थ्योरीज़ को कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें कुछ टैग वर्ड्स हैं जो कि है ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, इन तीनों टैग वर्ड्स को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में, क्योंकि हम वाइगोत्स्की की थ्योरी कर रहे हैं तो वाइगोत्स्की को जान लेते हैं। वाइगोत्स्की जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। जैसे जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के थे, कोलबर्ग अमेरिका के थे, वैसे ही जो लेव वाइगोत्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। ठीक है, वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चे के विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना था। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि बच्चे के विकास में, चाहे वो बच्चे का कोई भी विकास हो, चाहे वो बच्चे का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, भौगोलिक विकास हो, इमोशनल हो, या कोई भी डेवलपमेंट अगर बच्चे का है, तो उसमें सामाजिक कारक यानी कि उसका समाज और उसकी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलबर्ग जो थे, वे जीन पियाजे जो थे वो भाषा को महत्व कम देते थे, पर वाइगोत्स्की जो है वो भाषा और समाज दोनों को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। अब हम पढ़ते हैं थोड़े से टैग वर्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको ज़रूर ये टैग वर्ड्स पता होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये कुछ टैग वर्ड्स हैं जिनको देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है। ठीक है, फर्स्ट है सामाजिक परस्पर अंतःक्रिया। फ्रेंड्स, सोशल इंटरेक्शन इसको कहते हैं। वे क्या कहते थे, वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा जो है सबसे जल्दी, सबसे तेज़ और सबसे अच्छा कहाँ सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से। जब वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ, उनके साथ कोई ना कोई क्रिया करता है, तो वो सबसे जल्दी सीखता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट टैग पॉइंट। अगर आपने क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक परस्पर अंतःक्रिया को सबसे मेन माना या फिर सामाजिक कारकों को सबसे मेन माना, तो किसने माना था, लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है सहयोगात्मक समस्या समाधान। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है समस्याओं का समाधान करना कैसे, सहयोग से। और किसके सहयोग से आप समाधान करेंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पास पड़ोस हो, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हों, जो भी बच्चे हों, उनके साथ समस्या का समाधान सबसे जल्दी होता है। ठीक है, इसको आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं, सहयोगी व सहपाठी के साथ सबसे जल्दी व बेहतर सीखता है बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग। फ्रेंड्स, पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है सहपाठियों के साथ पढ़ना, और ग्रुप लर्निंग का मतलब होता है समूह में सीखना। ठीक है, पीयर माने होता है सहपाठी, पीयर के साथ सीखना, और ग्रुप लर्निंग का मतलब होता है समूह के साथ सीखना। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की कहते थे कि अगर आप बच्चे को ग्रुप में काम कराएंगे, ग्रुप में कोई चीज़ करने को देंगे, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। अगर आपके सामने ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि कोई अध्यापिका है, वो बच्चों को ग्रुप में बांटकर कोई काम कराना चाहती है, तो क्या ये मेथड अच्छा है? तो फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि बच्चा सबसे जल्दी अपने सहयोगियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ सीखता है। ठीक है, अब आप इसको याद रखेंगे। ये कुछ टैग वर्ड्स हैं जिसमें सबसे मेन आपने क्या देखना है कि बच्चा बस किसी से इंटरेक्शन कर रहा हो, किससे, चाहे वो अपने पास पड़ोस से कर रहा हो, चाहे वो अपनी क्लास के बच्चों से कर रहा हो, चाहे फिर वो अपने मम्मी पापा से ही क्यों ना कर रहा हो, बस उसको समाज सबसे मेन था।
वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सबसे मेन समाज था, वो समाज में रहकर ही सबसे जल्दी सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की का बहुत इजी सिद्धांत है, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई स्टेजेस दी थी, कोई ना अवस्थाएं दी थी। सिंपल उनका मानना क्या था कि बच्चे को अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो सबसे पहले हमें उसको समाज के साथ परस्पर अंतःक्रिया सिखानी होगी। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल देती हूँ मोगली का। जैसे मोगली था, वह पला बड़ा किसमें, जानवरों के बीच में, तो क्या वो भाषा सीख पाया? क्या वे रीति रिवाज जो हमारे संस्कृति है, हमारे संस्कार सब सीख पाया? नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि उसे समाज नहीं मिला। ऐसे ही अगर एक बच्चा पैदा हो और आप उसे किसी ऐसी जगह पर भेज दें जहाँ वो उसे कोई नई चीज़ सीखने को ना मिले, कोई समाज ना मिले, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, है ना। इसीलिए ही, और यहाँ तक कि अगर हम कुत्ते को एक समाज में रखें, अगर आप डॉग को, एक पेट को लेते, किसी भी पेट को, तो हम अगर वो हमारे साथ रहता है तो वो बहुत हद तक हमारी भाषा भी समझने लगेगा, जो हम कहेंगे वो काम भी करने लगेगा। कैसे? क्योंकि उसने समाज के साथ अंतःक्रिया की। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप एक बच्चे को ऐसी जगह पे छोड़ देंगे जहाँ कोई समाज ना हो, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, ये भी टैग पॉइंट्स है, ये भी आप याद करेंगे ज़रूर, कि लेव वाइगोत्स्की कहते थे कि समूह का सक्रिय सदस्य बच्चा किशोरावस्था में बनता है। ठीक है, और बच्चे की गिरोह अवस्था कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। फ्रेंड्स, कई बार बच्चे गिरोह अवस्था देखते ही किशोरावस्था लगा देते हैं, पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वाइगोत्स्की ने गैंग एज यानी कि गिरोह अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहा था, जो कि 6 से 12 साल होती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए ही मैंने इन पॉइंट्स को लिया है। बाल्यावस्था वो मानते थे 3 से 6 साल, और उत्तर बाल्यावस्था मानते थे 6 से 12 साल, और 12 साल के बाद की एज को वो मानते थे किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती हैं 3 प्रकार की वार्ता, जिनके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बात की थी, और ये भी हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। फर्स्ट है सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच। सेकंड है व्यक्तिक वार्ता, पर्सनल स्पीच, और प्राइवेट स्पीच। इससे प्राइवेट स्पीच से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मौन आंतरिक वार्ता, साइलेंट इनर स्पीच। ये तीनों ही स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि कौन कौन से ईयर्स तक होती है। ये 0 to 2 ईयर्स है, ये 3 to 7 है, और ये है 7 to above। अब हम जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। फ्रेंड्स, सामाजिक वार्ता क्या होती है? वो जो बच्चा 0 से 2 साल तक करता है। एक बच्चा जब वो 0 से 2 साल तक होता है तो वो अपने आसपास के लोगों से ही बात करता है। कोई चीज़ उसे चाहिए होती है, मम्मा पानी दे दो, मम्मा स्कूल जाना है, मम्मा शुशु आई है, मम्मा पॉटी आई है, कोई भी चीज़, मम्मा खेलना है, मम्मा दूध पीना है, जो भी चीज़ होती है वो समाज के साथ बात करता है, अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, सेकंड आती है 3 to 7 ईयर्स। अब क्या होता है? अब बच्चा, वह वार्ता जो बच्चा स्वयं से बोल कर करता है। अब बच्चा अपने आप से बात कर रहा है। ठीक है, अपने आप से बात कर रहा है, मुझे खीर अच्छी लगती है, मैं खीर खाऊंगा, अरे मेरा खिलौना कहाँ गया, आज वो खिलौना टूट गया, आज रोहन आया नहीं, आज मुझे वहाँ जाना था। इस टाइप से वो बोल कर अपने आप से ही बात करता है। वो होती है व्यक्तिक वार्ता और प्राइवेट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट है मौन आंतरिक वार्ता, जो 7 साल से अबव होती है। बात वो इसमें भी खुद से ही करता है, पर वो बोलता नहीं है। वह वार्ता जो स्वयं से मन ही मन बिना बोले करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा, अब हम ही हैं, सपोज़ हमें, अगर हम मन में कोई बात सोच रहे हैं, उसके लिए हमें होठ हिलाना ज़रूरी नहीं है कि हम होठ हिलाकर कोई बात करेंगे, हम अपने मन में भी बात कर सकते हैं। तो वो होती है मौन आंतरिक वार्ता। ठीक है फ्रेंड्स, आप ईयर्स याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। एक चीज़ और है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिक वार्ता जो होती है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की कहते थे इसको व्यक्तिक वार्ता, और जीन प्याजे इसको कहते थे अहम केंद्रित वार्ता। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि व्यक्तिक वार्ता कौन कहता था? वाइगोत्स्की, और अहम केंद्रित वार्ता कौन कहते थे? जीन प्याजे। चलिए नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले तो ये भी पूछा जाता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की थी? तो वाइगोत्स्की ने की थी। और ये होता क्या है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताती हूँ। वह संभावित क्षेत्र जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है। ठीक है, एक सीखने वाला या कोई बच्चा खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है, उस अंतर को ZPD कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ है, सपोज़ कोई चीज़ है जो हम खुद से कर सकते हैं, और एक दूसरी चीज़ जो हम किसी की मदद से कर सकते हैं, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम ZPD कहते हैं। हम इसे इस डायग्राम से समझेंगे। ये है व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ,
और ये व्हाट आई कांट डू, जो मैं नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि मैं ये चीज़ किसी की हेल्प से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो होती है वो होती है ZPD। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। साइकिल चलाना, एक बच्चा है जो 4 पहियों वाली साइकिल चला लेता है, वो क्या है? व्हाट आई कैन डू। ये चीज़ है वो कि जो बच्चा 4 पहियों वाली साइकिल चला सकता है। और ये क्या है? व्हाट आई कांट डू, मतलब वो 2 पहियों की साइकिल नहीं चला सकता, बिना सपोर्ट के साइकिल नहीं चला सकता। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। अगर कोई पापा, अगर उसकी मम्मी या कोई बड़ा उसका अगर उसकी साइकिल पकड़ के उसको हेल्प दे, उसको पकड़ के उसको सिखाए, तो वो चला सकता है। तो ये होता है ZPD। ठीक है, और जो हेल्प उसको मिली, चाहे वो उसकी मम्मी के थ्रू मिली, चाहे वो पापा के थ्रू मिली, जिसके भी थ्रू हेल्प मिली, वो होती है स्कैफोल्डिंग। इसे हम ढांचा, पाड़, मदद करना, कुछ भी कह सकते हैं, बट आप इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा जो कि है स्कैफोल्डिंग, किसी दूसरे के द्वारा की जाने वाली मदद। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया साइकिल चलाने में उसके पापा ने उसकी हेल्प की, तो वो थी उसकी हेल्प करना। ठीक है, अब वो हमेशा तो उसके पीछे पीछे नहीं चलेंगे ना, लेकिन जो उन्होंने उसको हेल्प की, किसी भी चीज़ में अगर कोई हमें कोई हेल्प करता है, उस काम को अच्छे से करने के लिए हमें हेल्प करता है, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर्स नाम से ही पता चल रहा है, वह कोई भी व्यक्ति जो हमारे सीखने के क्षेत्र में हमसे ज़्यादा जानता हो। मतलब हमें साइकिल चलानी है और ऐसा व्यक्ति जिसे साइकिल चलानी आती है, वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। चाहे वो हमसे 1 साल बड़ा हो, चाहे वो हमसे छोटा भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक 7 साल का बच्चा है, उसे साइकिल चलानी नहीं आती, बट 5 साल का बच्चा है, उसे चलानी आती है 2 पहियों वाली, तो वो उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर में एज फैक्टर नहीं है, ये हमसे छोटा भी हो सकता है और हमसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई बच्चा सीख रहा है, ठीक है, और वो अपने से बड़े से सीख रहा है, तो वो बड़ा उसके लिए कौन हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर। अब वो उसकी मम्मी भी हो सकती है, उसकी टीचर भी हो सकती है, या उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, कि कोई चीज़ है उसको नहीं आती बट उस बराबर वाले बच्चे को आती है, तो वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर्स हो गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ZPD क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, और सामाजिक वार्ता, व्यक्तिक वार्ता, और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स।